Yeah. So continuing from the last lecture, in the last lecture, you have seen that we discussed about the purposes of the research, need of the research, different research types, and also we have discussed about value neutrality and why we should not be biased. So many things we have discussed till now, and it is very important that you should have idea about all of those topics. And from the syllabus point of view also, I'm going through the topics sequentially so that you will not face any problem. Okay. So whoever is missing the class, then go through this also. And if you have any doubt, you can ask me, but don't forget to means complete the assignment by the time I give at the end of the classes. So without wasting time, let's start the class. तो क्लास में आज हम बहुत सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, let's start. We discussed about वैल्यू न्यूट्रलिटी. वैल्यू न्यूट्रलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च में, और क्यों इंपॉर्टेंट है एंड इसका मीनिंग क्या है, वी हैव डिस्कस एवरीथिंग इन द लास्ट क्लास. एंड उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी डिबेट. एंड I think up to this point you have got it. Now let's come to the today's topic. First topic is inductive and Good morning, sir. deductive reasoning in theory building. Yeah, very good morning. So inductive and deductive reasoning, these two terms are frequently asked in the examination. तो ये बहुत ही important topic है. Yes, very good morning to all of you who have joined. ठीक है, तो let's start. तो इस diagram से, if you look at the diagram, then you can see this is general principle and this is special case. आप ऊपर वाला जो एरो है, if you look at this arrow, you can see this is deductive reasoning. तो मैंने ये फिगर से ये पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया है. ये इफ आई से इन शॉर्ट, सो जनरल प्रिंसिपल से अगर हम स्पेशल केस तक जाएंगे, इफ वी मूव towards special case from the general case, right, that falls under deductive reasoning. And if we move from special case to general principle, then that falls under inductive reasoning. तो ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है, दिस इज ए बॉटम अप अप्रोच. सब लोग ध्यान रखना, ठीक है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछते हैं, और हमारा जो पीएचडी का कोर्स वर्क सेमेस्टर एग्जाम, वो तो इम्पोर्टेंट है. But I'm preparing the classes in that way that you can at least get well, means aware to about different terms, and also you can appear for the competitive exam after your this coursework. Okay. So ये क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग बॉटम अप अप्रोच है. बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. ठीक है. नीचे में क्या होगा, डिफरेंट स्पेशल केसेस रहेगा, और ऊपर जब जाएंगे हम, इफ वी मूव टुवर्ड्स above or towards the root, that we start merging few of the special cases until and unless we arrive at the top. ठीक है. तो इसका टेक्सुअल डेफिनेशन ये है, स्टार्ट विथ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मूव्स टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी. मतलब मैं फिर से बोलता हूं, आपने कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन किया है, और वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को लेके आप क्या कर रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स टू डेवलप और इंट्रोड्यूस और इंडक्ट ए न्यू थ्योरी. ठीक है, एक जनरल थ्योरी को आप डिराइव करने जा रहे हो. तो ये है आपका बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग इज ए बॉटम अप अप्रोच. तो ऑब्जर्वेशन, लाइक यू नो, ऑल चेन्स ऑब्जर्व आर व्हाइट. ठीक है. नाउ पैटर्न, एवरी स्वेन सीन सो फार इज व्हाइट. नाउ थ्योरी हम क्या निकाल सकते हैं, ऑल स्वेन्स आर व्हाइट. मैं फिर से बोलता हूं, जितने भी स्वेन्स लिखा गया है अभी तक, ऑब्जर्व किया गया है, जितना अभी तक ऑब्जर्व हमने किया है, वो है व्हाइट. अब अगर हमने ये स्पेसिफिक केसेस ले लिया, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया, कोई और एक जन ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, आफ्टर ऑल हम बहुत सारे स्पेसिफिक केस को एक साथ देखेंगे, और ये मान लेंगे ये एन के लिए सही है. एन मतलब एन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए सही हो रहा है, तो हम ये थ्योरी इसमें
डिराइव कर सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर व्हाइट। ठीक है। नाउ is common in qualitative research where new theories suggest or emerge from the data। तो डेटा से हम अगर न्यू थ्योरी ला रहे हैं और ये डेटा क्या है, वो न्यू वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व आर व्हाइट, ये क्या है आपका, ये एक डेटा है, राइट। ऑब्जर्वेशन मींस इट जनरेट्स डेटा। सो हमने थ्योरी क्या निकाला यहाँ पे, ऑल स्टूडेंट्स आर व्हाइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में न्यू थ्योरीज जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो आपका डेटा से इमर्ज होके आ रहा है। सो इट ऑल्सो फॉल्स अंडर इंडक्टिव रीजनिंग। देन ऑपोजिट वन इज डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, ये एक टॉप डाउन अप्रोच होगा, और यहाँ हम ऊपर से मतलब जनरल थ्योरी से स्पेसिफिक केसेस में आएंगे। सो इट बिगिंस विथ ए जनरल थ्योरी एंड अप्लाइज इट टू स्पेसिफिक केसेस। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे थ्योरी है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, राइट। अगर हम इस थ्योरी का, ये थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी है, राइट, तो हमारे पास प्रीमाइस होगा, इसको प्रीमाइस बोलते हैं, हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं। कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन का टेक्निकल टर्म हम यहाँ यूज कर रहे हैं, प्रीमाइस। ठीक है। सपोज भार्गव, भार्गव इज ए ह्यूमन, तो कंक्लूजन हम क्या डिराइव कर सकते हैं, भार्गव इज मॉर्टल। ठीक है। तो यहां जैसे प्रीमाइस में हमने क्या लिखा, सोक्रेटिस इज ए ह्यूमन, सो कंक्लूजन हमने क्या डिराइव किया, सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ठीक है। तो थ्योरी से एक स्पेसिफिक केस में आ रहा है, मतलब टॉप से हम डाउन आ रहा है, तो ये होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। और ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में होगा। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने इंडक्टिव देखा, और इंडक्टिव में हमने क्या किया था, डेटा से एक थ्योरी मार्च होके आ रहा है। और यहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने डिडक्टिव रिसर्च देखा, राइट, रीजनिंग देखा, और जहां पे वेयर हाइपोथेसिस आर टेस्टेड यूजिंग द डेटा। ठीक है। Hypotheses are tested using the data, and this hypothesis means you can consider the theory, that assumption, and from that we come to the specific observation. Now, if we summarize they are different, we can say that inductive is bottom up, deductive is top down. एंड बेसिस क्या है, ऑब्जर्वेशन से थ्योरी हम जनरेट कर रहे हैं इंडक्टिव में। एंड इन द केस ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग व्हाट वी आर डूइंग, we come from theory to the hypothesis and then testing, or you can simply say that from the theory to a specific case you are coming in the deductive reasoning. Example क्या दिया हमने, studying specific cases to develop general principles, while deductive applying existing theories to specific cases, right? Then अब अगर रिसर्च टाइप पूछ लेगा आप लोगों को, if someone may ask you that if it is a deductive reasoning or it is a deductive reasoning, then it falls under what type of research। अगर डिडक्टिव रीजनिंग है तो किस टाइप का रिसर्च में बिलोंग करेंगे। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि डिडक्टिव रीजनिंग होगा तो क्या होगा वो, कैन यू आंसर। Qualitative research, sir. डिडक्टिव रीजनिंग मीन दैट इज क्वांटिटेटिव, हाँ, इंडक्टिव मीन्स क्वालिटेटिव। ठीक है। तो इंडक्टिव होगा, याद रखना, इंडक्टिव मतलब बॉटम अप, बॉटम अप स्पेसिफिक केस से जनरल में आ रहे हैं, हम स्पेसिफिक केस से थ्योरी में आ रहे हैं, राइट। वो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट, क्योंकि डेटा है हमारे पास और डेटा से हमने डिराइव किया है थ्योरी को, तो वो हो गया इंडक्टिव। और डिडक्टिव मतलब हमारे पास थ्योरी है और थ्योरी से स्पेसिफिक केस में आ रहा है, थ्योरी से हाइपोथेसिस, देन goes for the testing. That falls under quantitative research. It's very important. You can note it down. Now, next topic is the theory building process. Means how we go for building one specific theory. Theory हम कैसे build करेंगे। हमने बहुत बार ये देख लिया कि theory is nothing but you can say one specific case or one specific general principle that you need to derive, right, or that already exists। तो हम कैसे करेंगे, कुछ कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑफ कोर्स यू शुड ऑब्जर्व, दैट इज ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्व क्या करोगे, पैटर्न। आई होप यू गाइस नो पैटर्न मतलब क्या है। पैटर्न मतलब कुछ स्पेसिफिक थिंग और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दैट इज हैपनिंग इन दैट पार्टिकुलर डेटा सेट।
ठीक है। आप कुछ दिनों से सपोज यहाँ केयू के आसपास आपको दिखाई दे रहा है क्या, मतलब एक एग्जांपल दूंगे तो ये कौन सा फूल होता है उसके पास जाके सब लोग सेल्फी खींच रहे हैं, है ना। तभी हमें दिमाग में आ जाएगा वो फूल दिखा तो क्या हो गया कि ये सब लोग सेल्फी खींच रहे, तो एक पैटर्न हो गया है, राइट। यू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू सी दैट, क्या नाम था, बोगेनविला या व्हाटएवर नेम, दैट फ्लावर, then automatically next thing comes to your mind that one photo is maybe there, राइट। सो ये एक पैटर्न है। सिमिलरली आप ये देख सकते हो कि शेयर स्टॉक में कि इस टाइप का सपोज पीएम विजिट यूएसए President White House, then with respect to that case, some stocks goes up and some stocks goes down. वो एक पैटर्न होगा, ठीक है। तो हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, हम वही पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं, कहाँ से, डेटा से। जैसे कि आपने वो इमेजेस का डेटा ले लिया और इमेजेस में आपने जैसे ही वो फूल देखा तो आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा वो एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली ह्यूमन होगा जो इस फूल के सामने फोटो खींच रहा है। तो ऐसे ही आप रिसर्च करते हो, बहुत सारे डेटा होगा, उस डेटा में से आप पैटर्न को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन। देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। सो हाइपोथेसिस formulation happens in the second step of theory building, that is developing testable prediction. हाइपोथेसिस और assumption से में भी डिफरेंस है। यू कैन नॉट always consider that hypothesis equal to assumption, right? Hypothesis is the testable prediction, right? Some evidence should be there, right? So third, of course, testing hypothesis using experiments, surveys, or case studies. You will go for testing the hypothesis. Then once it's tested, okay, either positive or negative result come, means either your hypothesis correct or wrong, okay. Then accordingly you go for developing the theory, that is establishing general principles based on results. Then ultimately you need to refine it, you need to go for refinement and validation. So revising the theories based on the future evidences, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है और सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, ठीक है। Yes or no? You can see my screen and my voice is coming clearly, right? Yes, sir. Very good. Okay. The next thing is that now, module one, we have discussed many things about research. We start with that, what is research, the definition of some famous philosophers, some dictionaries, right? And again, we have gone through the purpose and need of research, ethics, everything we have discussed in the module one. Now, let's come to the module two. That is the first topic is selection of a research problem. पहले भी मैंने बताया था कि आप सबसे पहले क्या करोगे। In the last class, I told you, first you have to find out that what actually means attract your attention. इसका मतलब ये है, आपका जैसे एरिया है, सपोज मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है, बट फिर भी मुझे एक ही चीज सबसे ज्यादा सही लगा था जब मैंने रिसर्च करने का सोचा था, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। इसी तरह आप सपोज सोशल साइंस से हो या तो आप फार्मेसी से हो, वट एवर यूर डूइंग, बट इन दैट ब्रोथ एरिया यू नीड टू बी स्पेसिफिक, means you need to first find out that what is that actually brings your attention, or that actually you have interest on that. So you आपको वो particular topic find out करना पड़ेगा, और once you find out the topic, तो आप वो topic को क्या करोगे, स्टडी करोगे, और उसको स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे, बहुत सारे लिटरेचर के थ्रू जाओगे और आप उसमें से रिसर्च गैप फाइंड आउट करोगे। यस, रिसर्च गैप। So research problem is a specific issue, gap, or question that a researcher aims to investigate. क्योंकि देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं तो रिसर्च क्यों चाहिए। सबसे पहले आपको वो गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको वो पर्टिकुलर इशू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप क्या कर सकते हो, रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली यू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, right? You go for investigation so that you can derive a solution to that particular research problem.
ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आपने देखा कि कोरोना वायरस के समय पे बहुत सारे आपका ये सब आया था, राइट, वैक्सीन से आया था, उसमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, और कोई इफेक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं है, राइट, दैट क्वेश्चन शुड कम टू योर माइंड। और सपोज इस पर्टिकुलर वैक्सीन के कारण ये लंग्स में इफेक्ट किया है, या तो हमारा इम्यूनिटी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन जैसे आपके दिमाग में आएगा, तभी वहीं से आपका रिसर्च स्टार्ट होगा। पहले आप वो रिसर्च प्रॉब्लम लिख लोगे कि this actually creates some hurdle during the breathing process or respiratory system, right? So accordingly, you go for investigating the reasons behind it, and thereby you try to propose one solution for that. तो आपने देखा ये होता है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, शॉर्टली मैं बोलूंगा, रिसर्च प्रॉब्लम मतलब वही गैप है, वही इशू है जिसके लिए आप क्या करोगे, ये रिसर्च और अकॉर्डिंगली एक सॉल्यूशन लाने की कोशिश करोगे। सो इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ए स्टडी एंड डिफाइंस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, नाउ ये हो गया रिसर्च प्रॉब्लम। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, आप जैसे तैसे कुछ भी तो नहीं कर सकते हो, राइट? कोई भी आप सिर्फ डिग्री के लिए नहीं कर सकते। मैं बार बार अपने स्कॉलर्स को भी बोलता हूँ कि सी, पीएचडी इज नॉट जस्ट अ डिग्री। हमारे टाइम पे वी गो फॉर पीएचडी ओनली, उस टाइम में भी ऐसा कुछ था, बट जो सिर्फ रिसर्च के टुवर्ड्स इंटरेस्टेड थे, तभी आई सजेस्ट दैट गो फॉर द पीएचडी। तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और ऐसा मजा आएगा तो आप 7, 8, 9 PM तक लैब में बैठे रहोगे। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं उस समय 7 PM 8 PM तक अपने, वो तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी था, वहां पे बैठा रहता था लैब में, तो वो गार्ड आके बोलते थे कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या। तो ऐसा सबके साथ होगा अगर आप अपने अंदर वो रिसर्च एरिया के लिए इंटरेस्ट बिल्डअप कर पाओगे तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, हाउ वी सिलेक्ट ए रिसर्च प्रॉब्लम? पहले तो मैंने बोला वो पर्टिकुलर आप टॉपिक चूज करो, उसका अंदर लिटरेचर को पढ़ो, गैप डिफाइन करो। आप कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, यू हैव टू नो, दैट इज फर्स्ट वन इज रेलिवेंस। नाउ रेलिवेंस होना चाहिए, द प्रॉब्लम शुड बी सिग्निफिकेंट इन इट्स फील्ड। जो भी प्रॉब्लम लो तगड़ा होना चाहिए, दैट शुड बी लाइक दैट, यहाँ पे एक सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, राइट, वी वांट ए सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम रेलिवेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए वो पर्टिकुलर फील्ड में। सेकेंड, फिजिबिलिटी। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आप जो भी करने जा रहे हो क्या वो फिजिबल है, क्या सच में वो पॉसिबल होगा? तो द रिसर्चर्स मस्ट हैव एक्सेस टू रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड डेटा। आपने ऐसा कुछ रिसर्च किया जिसके लिए आपको डेटा उठाना पड़ेगा व्हाइट हाउस, इज इट पॉसिबल? नो, अगर आप करना भी चाहोगे तो बहुत सारे परमिशन के थ्रू जाके वो एक्सेस करना पड़ेगा, तो दैट दैट एक्चुअली हार्डल्स एंड इट विल बी नॉट पॉसिबल, सब फिजिबल नहीं होगा। तो फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, देन नोवेलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोवेलिटी। इट शुड कंट्रीब्यूट न्यू इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव। रिसर्च में याद रखना, ठीक है, कोई भी जो पहले से है उसको ही आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, आइडर उसको मॉडिफाई करोगे, उससे बेटर कुछ एफिशिएंट सॉल्यूशन लाओगे, या तो कुछ नया करोगे। वो नया करने के जो ये है वो इनोवेटिव चीज को ही हम बोलते हैं नोवेलिटी और नोवेल, राइट? सो इट शुड कंट्रीब्यूट न्यू इनसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स। देन स्पेसिफिसिटी, द प्रॉब्लम शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रॉब्लम लिख दिया और जो रिव्यू कर रहा है उसको ही समझ में नहीं आ रहा है, तो स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट? एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ethical consideration. The study should not involve harm to participants or breach ethical standard. ठीक है, आपने कुछ ऐसा प्रॉब्लम ले लिया जिसके कारण आपने बहुत सारे डेटा जो है, कुछ प्राइवेट डेटा था, उसको आप यूज कर रहे हो विदाउट द टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ओनर्स। सो दैट इज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल। और यही चीज को हम बोलते हैं कि एथिकल कंसिडरेशन करना चाहिए, ताकि किसी और के आइदर फिजिकल और आप बोल सकते हो इमोशनल हार्म हम नहीं करेंगे। सो आपने देखा क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम्स, they are relevance, feasibility, novelty, specificity, and ethical consideration. Up sources of research problem.
सोर्सेस बहुत कुछ हो सकता है आपका। आपके सामने जो न्यूज़पेपर है, आप लाइब्रेरी में जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, वो भी आपके लिए सोर्स हो सकता है। इतने सारे बुक्स हैं, वो भी सोर्स हो सकता है। आप कोई एक एक्सपर्ट से मिल रहे हो, उनके ओपिनियन ले रहे हो, वो भी हो सकता है। तो रिसोर्सेस और सोर्सेस जो है वो बहुत हो सकते हैं, लाइक एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड गैप्स इन रिसर्च, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्री और सोसाइटी। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सपोज इन ए particular industry, they are suggesting one different kind of shoes that should be worn by the industry workers so that they will not face any harm to their toes like that. तो वो एक प्रॉब्लम है। उस टाइप का शूज को जनरेट करने के लिए जो भी एक स्टडी चाहिए होगा, जो भी एक रिसर्च करना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए एक क्या होगा, रिसर्च प्रॉब्लम। और उसके लिए हम जितने भी जूते और जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंट शूज हैं, उसका स्टडी करना, तो ये भी हो जाएगा हमारे लिए सोर्सेस। देन मैंने जैसे बोला, डिस्कशन विथ एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। आप खुद भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, ड्यूरिंग योर मास्टर्स यू हैव फेस दैट ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जो हम रिसर्च करके ठीक कर सकते हैं, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। देन पॉलिसी इश्यूज एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आल्सो, राइट। तो पॉलिसी इश्यूज एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू भी हमें समझ में आते हैं कि हमारे स्टेट में किस पार्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ऑल दिस टुगेदर कंस्टिट्यूट द सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों का सिनॉप्सिस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। सो ए स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज ए कॉन्साइज, क्या लिखा मैंने, कॉन्साइज, बहुत ज्यादा बड़ा करके लिखना नहीं है, कॉन्साइज होना चाहिए। कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू द स्टडी इंटेंड्स टू एड्रेस। सो इट शुड प्रोवाइड context, justification and direction for the research। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, द रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने फाइंड आउट किया उसको आप लिखोगे ऑब्वियसली, राइट, रिपोर्ट में लिखोगे, तो वो कॉन्साइसली लिखोगे। बट उस कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन में पूरा इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हो, आप क्या प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रहे हो, दैट शुड बी देयर। सो इट शुड प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, जस्टिफिकेशन एंड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाएंगे रिसर्च, ये हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय डायरेक्शन, राइट। Up components of a research problem statement, background information, of course, it introduces the broader context of the problem, then the problem statement that is clearly defining what the study seeks to solve, kya solve karna cha raha hai, right? Then justification that explain, you have to explain that why this problem is significant, why this problem is important, क्यों हमें ये problem को solve करना जरूरी है, क्यों इन्वेस्टिगेट करना है, राइट, व्हाई इट इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग। सो दैट जस्टिफिकेशन शुड बी देयर। एंड स्कोप एंड लिमिटेशन, सो यू हैव टू डिफाइन द बाउंड्रीज के यही हमारा स्कोप होगा और यही हमारा लिमिटेशन होगा। ये स्कोप मतलब इसके अंदर ही हम काम करेंगे। सपोज हम आसाम से रिलेटेड कुछ डेटा ले रहे हैं, तो आसाम का भी अपार आसाम से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स को कंसीडर करेंगे, और लिमिटेशन ये होगा कि हम कुछ कुछ डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा स्कोप एंड लिमिटेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, दे आर नोन एज द बाउंड्रीज ऑफ द रिसर्च, राइट। देन एक्सपेक्टेड आउटकम, तो टर्म क्या लिखा है हमने, एक्सपेक्टेड, आप अनुमान कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है, राइट। एक्सपेक्टेशन, सो यू शुड हाईलाइट द एंटिसिपेटेड contribution of the research. So these are the components: background information, problem statement, justification, scope and limitation, and expected outcomes। ये ध्यान रखना, तुम लोगों का सिनॉप्सिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। एक एग्जांपल यहाँ पे फिर से दिया है हमने, वो है डिस्पाइट एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं कुछ कुछ अपना एरिया से भी दे रहा हूँ, सो बट आई विल मेक इट क्लियर। तो डिस्पाइट एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द एक्यूरेसी ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स इन डिटेक्टिंग रेयर डिजीजेस रिमेन्स लिमिटेड ड्यू टू इनसफिशिएंट लेवल डेटा सेट्स। ये क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, इन फ्यूचर और अभी से बहुत सारे कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, दे आर वेरी एडवांस इन एआई। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है। हमारे पास अगर डेटा होता है तो विदाउट सम ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन डॉक्टर्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। वो डेटा के थ्रू, क्यों क्या होता है, डायग्नोसिस करते हो आप,
आपके पास डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, वही देख के वो एक ह्यूमन एक्सपर्ट आपको बोलते हैं कि ये आपका डिजीज है, आपका ऐसा हो रहे हैं, राइट। तो ये सारे चीज हम एल्गोरिथम के थ्रू कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें अपने मॉडल को, अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करा के परफेक्ट मॉडल बनाना पड़ते हैं। बट किससे हम ट्रेन कराते हैं? डेटा से। और ये डेटा मिलना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इन माय केस ऑल्सो आई एम वर्किंग इन द cancer data set, but I need to have some real-time data. But that data is limited to some medical colleges, which is very hard to get it, means retrieve, right? So insufficient level data set के कारण deep learning मतलब एक AI का तो मतलब एरिया है जहां पे हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ट्रेन करा के डिटेक्ट और प्रेडिक्शन कराते हैं कि ये पर्सन का जो ट्यूमर है, क्या ये मेलिग्नेंट है या बिनाइन है। इस टाइप का बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। बट क्योंकि डेटा का इंसफिशियंसी है, तो इसीलिए एडवांसेस होने के बावजूद भी हमने डीप लर्निंग मॉडल्स बहुत कुछ बनाया है, बहुत सारे एल्गोरिथम है, फिर भी हम करेक्टली 100% एक्यूरेसी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। So this study aims to develop a hybrid approach that integrates transfer learning and self-supervised learning to improve diagnostic accuracy in low resource settings. So हमें ऐसा कुछ चाहिए जिससे कम डेटा से भी हम बढ़िया सा और करेक्ट और यू कैन से बेटर एक्यूरेसी ला पाए। तो ये एक रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, इसका एग्जांपल। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आप जानते हो कि हम क्या करते हैं। मैंने बहुत बार बोला, वो है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बहुत और मीन्स वन ऑफ द मैंडेटरी पार्ट ऑफ रिसर्च, राइट। So a literature review is a critical analysis of existing research related to the topic. It helps us to identify the gap and also आप लोग क्या करते हो जब हम रिसर्च पेपर पढ़ेंगे? आप लोग रिसर्च पेपर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है? जो जो नए हैं, यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज सॉरी रिसर्च पेपर्स। यू कैन गेट इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, from the Google Scholar. You can get the specific research topic. You just need to search there with the specific topic. You will find a lot of research paper. Read those research paper, right? At least mark down the methodologies they have used. They are targeting what problem and what type of solution or how much accuracy they are bringing, right? So review of literature मतलब हम वही सब स्टडी इसीलिए करते हैं ताकि हम वो गैप को फाइंड आउट कर पाए और क्या क्या मेथोडोलॉजीज अभी तक यूज किया है और उसमें और क्या हम अलग से कर सकते हैं या क्या नया तो थ्योरी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द गैप्स, identify the methodologies, and also build a theoretical framework relevant to our study. So objectives क्या होगा? तो फिर understand previous studies and their finding. अभी तक के जो रिसर्च हुआ है, अभी तक के जो स्टडी कैरी किया गया है, तो उसके ऊपर आपके पास एक नॉलेज आएगा, राइट? एक अंडरस्टैंडिंग आएगा। सो उसके थ्रू आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई द गैप्स इन द नॉलेज कि ये वाला पार्ट अभी तक किसी रिसर्चर ने डील नहीं किया तो भी है, तो भी पूरा एक्यूरेटली सॉल्यूशन नहीं ला पाया है। So you need to find out that gap. You need to identify, actually, the correct term is identify the gap. Then establish theoretical frameworks. एक थियोटिकल फ्रेमवर्क बनाओगे, एक फ्लो चार्ट बनाओगे कि ऐसा ऐसा चीज हम रखेंगे, ऐसा ऐसा मेथड्स रखेंगे, ऐसे अप्रोच बनाएंगे, राइट? उसी थियोटिकल फ्रेमवर्क के अंदर लास्ट क्लास में मैंने डिफाइन किया था कि व्हाट डज इट मीन बाय फ्रेमवर्क, रिसर्च फ्रेमवर्क। सो यू विल एस्टैब्लिश दैट थियोटिकल फ्रेमवर्क एंड अंडर दैट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, राइट? यस, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सब लोग ध्यान देना कि अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। ऐसा रिसर्च करके कोई मतलब नहीं जो ऑलरेडी हो चुकी है, या तो आप लोगों में से दो जन है, दोनों ही एक ही चीज कर रहे हो, ये भी अलोएबल नहीं है। सो डुप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। करना है तो कुछ नया करो, या जो है उससे थोड़ा एफिशिएंट बनाओ, राइट? देन सपोर्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, इससे ही लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ही हम क्या बनाते हैं? रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करा के हाइपोथेसिस। नाउ कैसे करोगे? हाउ यू गो फॉर कंडक्टिंग ए literature review, that is steps. What are the steps? First, you have defined the scopes and objective. Then you need to search for relevant sources. Either journal में जाओगे, कोई standard books हैं, books देखोगे,
कोई आपके सीनियर्स के थेसिस है या तो कोई और दूसरा थेसिस है वो भी पढ़ोगे, साइंटिफिक रिपोर्ट्स पढ़ोगे। ये डिफरेंट रिसोर्सेस और सोर्सेस हैं जहां आप सर्च करोगे। सेकंड स्टेप। थर्ड, evaluate and analyze the existing studies. Then fourth, identify the key themes, trends, and gaps. Then fifth, synthesize findings and present them in a structured manner. देखना कोर्स वर्क के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट बना के आपको दिखाना होगा कि हाँ आपने ये रिव्यू किया है, इसमें ये गैप है, राइट, और आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आए हो और इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव्स ये ठीक किए हो। तो एक यही चीज आप करोगे एग्जैक्टली फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू। सो दीज आर द स्टेप्स, प्लीज रिमेंबर देम। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का अलग अलग टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है एज फार द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज नेरेटिव रिव्यू। नेरेटिव रिव्यू नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज जस्ट नेरेटिव बेस, दैट इज अ जनरल समरी ऑफ रिसर्च ऑन ए टॉपिक। देन आपका है सिस्टेमेटिक रिव्यू, दैट इज व्हाट, ए सिस्टेमेटिक नाम से समझ में आ रहा है, ए स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ स्टडीज फॉलोइंग ए प्री डिफाइंड मेथोडोलॉजी। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड वे से जाओगे आप, जो भी स्टडी कर रहे हो स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, और ये मेथोडोलॉजी को आप फॉलो करोगे। ये सिस्टेमेटिक कि मैं ये वाला टॉपिक इसके बाद पढ़ूंगा, इसके बाद उस टॉपिक के बाद इस टाइप का ये वाला टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, लाइक दैट यू गो इन ए स्ट्रक्चर्ड वे, दैट इज सिस्टेमेटिक रिव्यू। बट नैरेटिव में ऐसा कुछ नहीं, आप स्टडी कर रहे हो। देन मेटा एनालिसिस, बहुत अलग अलग जगहों से डिफरेंट स्टडी करके आप कंबाइन करके एक रिजल्ट में आए हो, राइट। सो ए स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू कंबाइन रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज। देन थियोरेटिकल रिव्यू examines existing theories related to the research problem. तो एक एग्जांपल मैंने फिर से दिया है, नैरेटिव रिव्यू इज जनरल समरी ऑफ रिसर्च ऑन ए टॉपिक। पूरा ध्यान से याद रखना ये टर्म्स को। तो यहाँ हम सिर्फ जनरल समरी बनाते हैं, लाइक ए रिव्यू ऑफ डीप लर्निंग एप्लीकेशंस इन मेडिकल इमेज एनालिसिस। तो दिस रिव्यू प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग। We'll discuss CNN. CNN एक important term है, but you don't mind it. But you just can you just need to know these terms because now this is very common actually. CNN, convolutional neural network. Don't mind. I will not go for discussing the algorithm here. Just remember the term. Then recurrent neural network, that is RNN, and different other transformer models. देन समराइजेस की एप्लीकेशन, लाइक क्या मैंने जो एग्जांपल दिया था, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं ये मेडिकल इमेज एनालिसिस में ही। हम ऑटोमेट कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं ताकि डॉक्टर्स का इंटरवेंशन की अभी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कॉमन पीपल्स हैं दे कैन ऑल्सो अप्रोच टू दिस मशीन्स और एक्सपर्ट सिस्टम, राइट। और बहुत ज्यादा पहले जो इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं था किसी किसी लोगों के लिए, तो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, वो हम विदाउट टेकिंग मनी और विथ ए सिंपल अमाउंट हम ये कर पाएंगे। तो ये हम ह्यूमन इंटरफेयर और मींस डॉक्टर्स का इंटरवेंशन को खत्म करने की कोशिश ट्राई कर रहे हैं। और मेन एरिया है लाइक ट्यूमर डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन। Unlike a systematic review, it does not follow a structured search methodology, but rather provides a broad discussion of advancement in the field. यहाँ पे हम पूरा बहुत सारे चीज डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये चीज हुआ है, right? Or you can say like that, these are the things happening, that's it. So that is a narrative review, general summary. Now systematic review में मैंने बोला ना, एक structured way से जाओगे, like effectiveness of telemedicine in improving healthcare outcomes, a systematic review. You guys know about 1MG or NetMed. So different now portals or sites are there through which you can book one particular expert or doctor to your for your means treatment, and then go for some telephonic discussion. Through telephone he will actually ask what are the symptoms, and accordingly he will suggest some medicine. So ये कितना effective है उसके ऊपर हमने को एक systematic review किया। So that's an example. So researchers define inclusion and exclusion criteria for selecting studies on telemedicine effectiveness, and they need to search database like PubMed. ये बहुत इंपॉर्टेंट database है, आप लोग ध्यान रखना, याद रख लेना सब लोग जितने भी हो यहाँ पे।
ठीक है। तो जैसे हम लोग भी रिसर्च करते हैं तो PubMed से हमें बहुत सारे ऐसा रिसर्च पेपर मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो रिसर्च पेपर इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है, प्रॉपर रिव्यू ब्लाइंड टू ब्लाइंडेड और ऐसे ब्लाइंड रिव्यूज के थ्रू होता है, तो रिसर्च पेपर पूरा रिलायबल होता है। ठीक है, PubMed वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्कोपास, स्कोपास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड IEEE एक्सप्लोर। सो ये सारे डेटाबेस से हमें रिसर्च पेपर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, दे सर्च दिस डेटाबेसेस और एक स्पेसिफिक पीरियड को डिफाइन कर लिया कि से 2015 से 2024 का डाटा और रिसर्च पेपर सफिशिएंट है हमारे स्टडी के लिए। बात आपने डिफाइन किया, सिस्टेमेटिक किया, राइट। Then findings are analyzed based on health outcomes, patient satisfaction, and cost effectiveness. Right, cost effectiveness very important. Then this methodology ensures transparency and reproducibility. Cost effectiveness जो डॉक्टर के पास जाके सपोज 1000 लगते थे, अभी 200 300 ऐसा कुछ में हो गया है, राइट। और कैसा हो रहा है उनको सही ढंग से, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, डायग्नोसिस है। आपके पास आपने एक्सरे किया है या तो जो भी है, आपने सपोज अल्ट्रासाउंड किया, ये रिपोर्ट मिल जाए तो हम एक्सपर्ट सिस्टम से भी कर सकते हैं। ये टेली या तो ये चीज हम टेलीमेडिसिन के थ्रू वो सामने जो डॉक्टर है वो देख के भी बता सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस। अगर वो डाटा हमें मिल जाए तो वी कैन मीन्स properly analyze it, and accordingly a proper treatment can be possible, right? So this method or this methodology ensures transparency and reproducibility. तो ये systematic review एक बहुत important है। I will suggest that we should go for the systematic review only. जो भी कर रहे हो सही ढंग से करना चाहिए, not just a narrative one, right? देन मेटा एनालिसिस, जैसे मैंने बोला, बहुत जगह से आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। तो लाइक एग्जांपल दिया है हमने, द इम्पैक्ट ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन ऑन रिड्यूसिंग एंजाइटी, ए मेटा एनालिसिस। आज के टाइम पे मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एवरी पीपुल्स वंस इन ए 10 आर इन डिप्रेस मोड। बहुत सारे लोग डिप्रेस में हैं। तो डिप्रेस मतलब क्या है, आप एंजाइटी फील कर रहे हो, आपका जो ये है कामनेस नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज को ठीक करने के लिए आप मेडिटेट करो। तो इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या रहेगा, मेडिटेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसके ऊपर हमने कुछ एनालिसिस किया, right? So researchers collect 20 experimental studies on mindfulness-based intervention. They use statistical methods like effect size calculation, forest plots, heterogeneity tests to aggregate and analyze the results. And thereby they conclude that mindfulness training significantly reduces anxiety symptoms across different population. ठीक है, बहुत अलग अलग पॉपुलेशन में हमने ये conduct करा के देखा था। तो ultimately prove हुआ कि yes, it is helpful. So this method means a meta-analysis provides quantitative evidence instead of just summarizing evidence studies. मतलब हम सिर्फ स्टडी नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंक्लूजन में आ रहा है। तो ये होता है आपका मेटा एनालिसिस। ये भी रिव्यू है बट प्रॉपर रिव्यू कर रहे हैं हम, राइट, विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्या रिव्यू होता है जो एविडेंस बेस के ऊपर हम समराइज कर रहे हैं, नॉट जस्ट समराइजिंग बट एविडेंस का हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। दैट विल बी आवर मेटा एनालिसिस। देन थियोरेटिकल रिव्यू, examining different theories, that is like, one example, theories of motivation in workplace productivity, a theoretical review। तो हम मोटिवेशन का वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी में क्या ये है वो स्टडी कर रहे हैं, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट थ्योरीज है लाइक मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, देन हाइजेनबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ये तीन थ्योरी को स्टडी करके देखा। So it compares how these theories explains employee performance and identifies gaps in motivational research। एंड ये अप्रोच कॉन्सेप्चुअल होता है, थ्योरी ड्राइवन होता है, और ये एम्पिरिकल नहीं होता है। रिमेंबर, एम्पिरिकल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल। जैसे लास्ट वाले में हमने क्या किया था, मेटा में किया था हमने एक्सपेरिमेंट, तो एम्पिरिकल टाइप का था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया, हमने सिर्फ थ्योरी को स्टडी किया है। तो ये थियोरिटिकल रिव्यू होता है। ये सिर्फ थ्योरी ड्रिवन होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, बट एम्पिरिकल नहीं होता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज सफिशियंट। एंड आज के लिए मैं क्वेश्चन यही दूंगा कि ये जो तीन चार टाइप्स मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, नैरेटिव, सिस्टेमेटिक, मेटा एंड थ्योरेटिकल, इसका अपना एरिया से एक एग्जांपल विद इन 1
hour आप लोग दोगे, ठीक है? From your own area, you try to frame examples, right? And accordingly, you will submit within 1 hour. I will go through that. So I hope whatever the topics I have discussed is clear to you. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So that's it then. Thank you. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you.